दोस्तों 6th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था जिनका नाम था सुन त्सु। उन्होंने अपनी लाइफ में एक मिलिट्री वॉरफेयर के ऊपर एक बुक लिखा था जिनका नाम था आर्ट ऑफ वार। दोस्तों इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, हमारा लाइफ खुद ही एक वार है। जब से हम लोग पैदा होते हैं और जहाँ पर हम लोग अपना लाइफ ख़त्म करते हैं उसके बीच वाला जो पार्ट है हम लोग एक बहुत बड़ा जंग लड़ते रहते हैं। हमारा जो स्किन होता है स्किन के इस तरफ हम रहते हैं और स्किन के उस तरफ से दुनिया शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग जो लड़ाई करते हैं ये लड़ाई किस पोजीशन में लड़ते हैं। एक सोल्जर का लड़ाई अलग होता है, एक जनरल का लड़ाई अलग होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर का लड़ाई अलग होता है। एक जनरल कैन नॉट फाइट लाइक ए सोल्जर बट ही कैन मूव आउट द होल मिलिट्री ट्रूप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों आइदर आप कोई इंजीनियर हो या पुलिसमैन हो या नेता हो या बिजनेसमैन हो, जो भी आपका प्रोफाइल है, आपको लाइफ में सर्वाइव होने के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ना पड़ता है। चाहे वो लड़ाई किसी पावरफुल आदमी के अगेंस्ट में हो या आपका बॉस के अगेंस्ट में हो या सोसाइटी के अगेंस्ट में हो या चाहे आपका दोस्त के अगेंस्ट में हो। आर्ट ऑफ वार ये बुक हमें बहुत ही मैच्योर तरीके से एक लड़ाई करने का एक होप देता है। नंबर 1, डिसेप्शन एंड मिसडिरेक्शन। दोस्तों सुन त्सु बिलीव करते हैं कि आप अपने एनिमी को हमेशा उलझा के रखना, मिसडिरेक्ट करते रहना और अपने एनिमी को कभी भी अपना इंटेंशन के बारे में बताना मत, या उनको पता भी नहीं होना चाहिए आपका इंटेंशन क्या है। और जब तक उनको आपके बारे में या आपका इंटेंशन के बारे में या आपके प्लानिंग के बारे में पता चलेगा तब तक आप गेम क्लोज कर चुके हो। और आज के तारीख में आप देखना दुनिया इसी डायरेक्शन में काम करते हैं। ये जितना सारा आप चाइनीज़ ऐप देखना, ये आइदर वो टिकटॉक हो या पबजी हो, ये सारा ऐप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और एक कंट्री का बहुत बड़ा यूथ और उस ऐप के एडिक्शन में चले जाते हैं। और यूथ का जो टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए, पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, उस टाइम ही उसका एडिक्शन इस ऐप में इतना ज़्यादा होता है और जब तक इस ऐप से ये लोग रिकवर करते हैं तब तक वो टाइम ख़त्म हो जाता है। सुन त्सु इसी स्ट्रैटेजिकल ऑफ आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि अपने एनिमी को हमेशा मिसडायरेक्ट करते रहो। नंबर 2, नो योर एनिमी एंड योर सेल्फ। दोस्तों सुन त्सु ये बिलीव करते हैं जब तक आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस और आपका जो एनिमी है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में प्रॉपर्ली आप स्टडी नहीं करोगे, प्रॉपर्ली आपको पता नहीं चलेगा, तो बैटलफील्ड में आपको कोई वैल्यू नहीं है। बैटलफील्ड में आप जाके कुछ कर नहीं पाओगे। चाहे आप एक एथलीट हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, जब तक आपको अपना कॉम्पिटिटर के बारे में प्रॉपर्ली थॉरली नॉलेज नहीं होगा तो आप कॉम्पिटिशन में जाकर कुछ कर नहीं पाओगे। इसका अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो वो है वियतनाम वॉर। दोस्तों ये वियतनाम वॉर शुरू हुआ था 1955 में और एंड हुआ 1975 में। 20 साल तक चला था ये वियतनाम वॉर बिटवीन यूएसए एंड वियतनाम के बीच में। यूएसए डायरेक्ट वियतनाम में जाके अटैक कर दिया था और उस टाइम अगर ये दोनों कंट्री को अगर कंपेयर करोगे, एक तरफ यूएसए और एक तरफ वियतनाम, यूएस था एक सुपर पावर, उसके पास मिलिट्री था, उसके पास पैसा था, उसके पास स्ट्रेटेजी था, और उस दूसरी तरफ है वियतनाम जहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है और जिसके पास ये सब कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी वियतनाम वॉर में यूएस का हार हुआ और क्योंकि वियतनाम लोग अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उसको पता था कि ये नॉर्मल वॉरफेयर के स्ट्रेटेजी में चलेंगे तो हम लोग यूएस को कुछ कर नहीं पाएंगे। और उन लोगों को अपना कंट्री का जियोग्राफी बहुत अच्छे से पता था, तो यूएस जब भी उसकी कंट्री में जाकर बॉम्बिंग करता था तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाता था सब लोग। और वियतनामीज लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत बिलीव करते थे और ये स्ट्रेटेजिकल वे में ये वियतनामीज लोग बहुत आसानी से यूएस को हरा दिया था। विनिंग विदाउट फाइटिंग। दोस्तों सुन त्सु ये मानते थे कि बिना लड़ाई किए हुए भी आप जंग जीत सकते हो और वो इस स्ट्रेटेजी में बहुत बिलीव करते थे। चाहे वो डिप्लोमेटिक डिस्कशन हो या इकोनॉमिक वॉरफेयर हो या कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट। आप किसी कंट्री को, किसी पर्सन को अटैक कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉपर फॉर्मर ऑफ वॉर। दोस्तों अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1947 में एक नया वॉर शुरू हुआ था, एक नया स्ट्रैटेजिकल वॉर शुरू हुआ था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जिसका नाम है कोल्ड वॉर।
और वो वार चला था 43 ईयर्स तक। अल्टीमेटली 1991 में जाकर वो वार ख़त्म हुआ। दोस्तों आप अगर इस वार को बहुत स्ट्रेटेजिकल वे में देखोगे, पूरा वार में एक भी गोली नहीं चला था। लेकिन चाहे इन दोनों के बीच में स्पेस वार हो या ओलंपिक हो या टेक्नोलॉजी हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या कैपिटलिज्म हो, इन दोनों में वार चलते रहता था। और ये जो वार है, ये जो हिस्ट्री का जो आर्ट है, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, विन द वार विदाउट फाइटिंग, ये स्ट्रेटेजी में सुन जो बहुत बिलीव करते थे। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों सुनजू ये बात मानते थे कि आपको टाइम के हिसाब से ना फ्लेक्सिबिलिटी होना पड़ेगा और एडेप्टेबिलिटी होना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि ये साइंस भी बोलते हैं क्योंकि हमारा जो जर्नी शुरू हुआ था होमो सेपियंस से, और आज हम लोग जो सेपियंस का जो दरवाजे में खड़ा हुए हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग जो अचीव किया है, ये टोटली फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का पार्ट है। टाइम के हिसाब से नया टेक्नोलॉजी आता है, नया विचारधारा आता है, नया स्ट्रेटजी होता है। टाइम के साथ अगर आप अपने आप को बदल पाया, नया चीज़ों के साथ आप अपने को एडप्ट कर पाया, तो आपने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा वार ऑलरेडी जीत चुका हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 5, नोइंग व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू वेट। दोस्तों सुनजू का जो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग था, इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करता था। आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये बात सच भी है, जल्दीबाजी में हम लोग कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पेस वार बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया था सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में, स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन सबसे ज़्यादा अचीवमेंट ले पाया। शुरू में सोवियत यूनियन बहुत आगे जा रहा था। उन्होंने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, स्पुतनिक 1। उसके बाद यूरी गैगारिन को उन्होंने स्पेस में भेज दिया, फर्स्ट मैन टू गो टू द स्पेस। उसके बाद लाइका नाम पे एक कुत्ते को भी उसने स्पेस में भेज दिया। इस स्पेस वार में सोवियत यूनियन धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा था और यूएस धीरे धीरे पीछे आ रहा था। लेकिन यूएस ने बहुत शांति से अपना काम किया और फाइनली 1969 में उन्होंने अपोलो 11 लॉन्च किया, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उसने डायरेक्ट चाँद में भेज दिया। तो ये एक राइट टाइमिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे आपका ओपोनेंट आपको कहीं पे भी डाइवर्ट करने का कोशिश करे, आप अपने काम में फोकस कीजिए और टाइमिंग का वेट कीजिए और टाइमिंग के साथ आप उधर रिप्लाई कीजिए। दोस्तों वॉरेन बफेट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ अ गुड इन्वेस्टर ऑल्सो। उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट द गेम ऑफ टाइमिंग। आपको राइट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा और टाइमिंग के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सुनजू इस स्ट्रेटेजिकल वे में बहुत बिलीव करते थे। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपका सारा कमेंट्स मैं पढ़ते रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।